गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डाइट से जाफरपुर आजमगढ़ कला विषय से लेक्चर नोट्स चतुर्थ सेमेस्टर के दे रही हूँ। मैं प्रवक्ता प्रीति गौड़ गृह विज्ञान की आपको आज कला पढ़ाऊंगी। तो हम कला के बारे में कुछ लोग जानते होंगे। चलिए हम कला का विषय शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चे जानते हैं कि कला शब्द मानव जीवन में इतना घुला मिला हुआ है कि कला के बिना जीवन की संभावना शून्य है। प्रकृति जिससे मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है, स्वयं कला का एक अनोखा उदाहरण है। स्वयं मनुष्य अपने आप में एक कलात्मक कृति है। किसी भी दक्षता का प्रयोग जब हम सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे कला कहते हैं। वस्तुतः कला सृजन का ही दूसरा नाम है। रचनात्मक कल्पना से सृजन, अनुभूति से सृजन, चाहे ये 7 सुरों से हो अथवा रंग से हो, सुई धागे से हो अथवा कच्चे खाद्यान्नों से बने व्यंजन हो, सृजन सौंदर्य बोध उत्पन्न करने वाला हो, यह आवश्यक है। कला मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सुंदर माध्यम है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई कार्य जो सौंदर्य बोध उत्पन्न करे एवं जिसके संपन्न होने में दक्षता एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता हो, उसे हम कला कह सकते हैं। आधुनिक समय में जैसे जैसे मनुष्य और व्यस्तता की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसका कला की ओर रुझान और बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि कला सौंदर्य उत्पन्न करती है और मनुष्य की थकान मिटा उसे नई चेतना स्फूर्ति प्रदान करती है। कला के भली भांति समझने के लिए, कलात्मक सृजन करने के लिए कला के तत्वों को समझना आवश्यक है। कला को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: दृश्य कला, श्रव्य कला और दृश्य श्रव्य कला। दृश्य कला होती है चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और श्रव्य कला होती है संगीत, गायन और काव्य। दृश्य श्रव्य कला नाटक की कला होती है, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, ये सब दृश्य श्रव्य कला में आता है। फिर है चित्रकला। चित्रकला के तत्व, एलिमेंट ऑफ आर्ट, कला के तत्व जो कि समस्त दृश्य कलाओं का मौलिक आधार है, निम्नलिखित है। पहला है रेखा, आकार, नमूना, ओत, रंग, प्रकाश और स्थान। पहला है रेखा। रेखाओं के सही उपयोग के लिए यह समझना आवश्यक है कि रेखाएं क्रियात्मक और संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यद्यपि रेखा के 2 आधारभूत प्रकार होते हैं: सीधी रेखा और वक्र रेखा। ये दोनों रेखाएं कई प्रकार की रेखाओं को जन्म देती हैं। पहली है लंबवत, वर्टिकल। एकदम सीधी व ऊंची रेखा शक्ति व दबाव को अभिव्यक्त करती है। लंबवत रेखा कमरे की ऊंचाई में वृद्धि करती है। क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा विश्राम व तनाव मुक्त होने का प्रतीक है। यह कमरे की चौड़ाई में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखती है। या किसी भी कपड़े पर भी अगर हम क्षैतिज रेखाओं का उपयोग करते हैं तो वो चौड़ाई को दर्शाती है। अनौपचारिकता का भाव प्रस्तुत करती है। क्षैतिज रेखा कमरे की टेबल, बेंच, डेस्क व सोफा आदि में दिखाई देती है। तिरछी रेखा को उपयोग में लाना अत्यधिक कठिन होता है।
यह क्रियाशीलता की रेखा है जो कि आँखों को गतिशीलता प्रदान करती है। तिरछी या झुकी हुई रेखा दोनों का संयोजन संतोषजनक रूप से प्रस्तुत करती है। तिरछी रेखा में क्षैतिज या लंबवत रेखा में तुलना करके देखना चाहिए और जिस रेखा की दिशा दबावपूर्ण होती है उसकी विशेषता के अनुसार सजावट करना चाहिए। वक्र रेखा। वक्र रेखा आकर्षक, नाजुक व लोचमय होती है। यह प्रसन्नता, जीवंतता और वैभव का प्रतीक होती है। यह विभिन्न नमूनों, वॉलपेपर, फर्नीचर डिजाइन, पर्दों, पुष्प सज्जा आदि के माध्यम से उपयोग में लाई जाती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा या जिगजैग लाइन। ये सीधी रेखा के तीनों प्रकार लंबवत, क्षैतिज, तिरछी रेखा का संयोग है। ये नाटकीयता व उत्तेजना का प्रतीक है। आधुनिक कला में इसका उपयोग विशिष्टता उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग सावधानी पूर्वक व सीमित मात्रा में करना चाहिए, अन्यथा ये बेचैनी उत्पन्न करता है। किसी भी चित्र को बनाने के लिए हमें खड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा, पूर्ण वर्गाकार रेखा, अर्धचंद्राकार रेखा, एस आकार की रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का समायोजन करना पड़ता है। सजावट में धारियों का उपयोग। धारियां भिन्न भिन्न चौड़ाई, रंग और उनकी व्यस्तता के कारण नए नए आकर्षक हर समय प्रस्तुत करती है। धारियां न केवल आकर्षण उत्पन्न करती हैं वरन विभिन्न प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। जैसे ये लंबी धारियां लंबाई का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये चौड़ाई का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये धारियां ये चपटी रेखाओं से चौड़ाई का प्रभाव उत्पन्न करती है। ये धारियां ये लंबाई का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। फिर है स्वरूप, फॉर्म्स। आकार, शेप और स्वरूप, फॉर्म दोनों शब्दों एक दूसरे के पर्याय के रूप में उपयोग में लाया जाता है, यद्यपि इनके अर्थों में थोड़ी भिन्नता है। जब रेखाएं किसी स्थान से जुड़ती हैं तो इनके परिणाम स्वरूप बाह्य रेखा या आकार निर्मित होता है। आधार रूप में स्वरूप को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला चौकोर, आयताकार, ये आयताकार और ये चौकोर। त्रिभुज या पिरामिड, वृत्त या कोण। फिर आते हैं हम लोग टेक्सचर पे, पोत। हम शब्द पोत टेक्सचर के बारे में चर्चा करते हैं, जो तुरंत हमारे मस्तिष्क में कुछ छूने के बारे में विचार आता है, किंतु पोत में दृष्टिगत गुण के साथ स्पर्शजन्य गुण भी है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को चिकना या खुरदरा, कड़ा या नर्म देखते हैं तब हम अपनी पूर्व स्पर्शजन्य संवेदना से जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार रेखा, आकार एवं रंग कुछ भाव या संदेश देते हैं, खुरदरे और मोटे पोत कठोरता एवं दृढ़ता के गुण को बताते हैं। पोत का उपयोग, यूज ऑफ टेक्सचर। विभिन्न कलाओं में भिन्न भिन्न रूपों में पोत का उपयोग किया जाता है। चित्रकला में, मूर्तिकला में, वास्तुकला में, भूमिगत सज्जा में, आंतरिक सज्जा में। रंग किसी भी कला का विशिष्ट अंग है। नेक्स्ट है रंग। रंग किसी भी कला का विशिष्ट अंग है। ये किसी भी वस्तु, वातावरण को सुंदर, मनोहर बनाने का कार्य करता है। यही नहीं, रंग हमारे जीवन में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। रंग सुंदरता प्रदान करते हैं, रंग विविधता प्रदान करते हैं।
रंग मनोभावों को बदलने में सहायक हैं। रंग रोशनी का आभास घटा बढ़ा सकते हैं। रंग स्थान के आकार का आभास कम अधिक कर सकते हैं। रंग अभिव्यक्ति की क्षमता रखते हैं। हमारे आसपास जितने भी रंग बिखरे पड़े हैं उनका मुख्य स्रोत प्रकाश ही है। रंग के जो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। पहला होता है लाल, पीला और नीला। इन्हीं की सहायता से हम सेकेंडरी रंग जो कि सहायक रंग होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है, जैसे रेड और येलो मिलाकर ऑरेंज, येलो और ब्लू मिला के ग्रीन और ब्लू और रेड मिलाकर पर्पल बनता है। तो बच्चों, रंग के बारे में ये शॉर्ट नोट्स थे। रंग का एक चैप्टर पूरा है। आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको रंग का पूरा डिटेलिंग में लेक्चर दूंगी। ठीक है।